नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हिंदू कानून के तहत गोद लेने के कानून के बारे में जानकारी देंगे। गोद लेने के काफी नियम और कानून हैं। कई बार जो गोद ले रहे हैं उन्हें इन नियमों का सामना करने में काफी परेशानी आती है। ये भी देखने में आता है कि पर्याप्त शर्तों का पालन नहीं कर पाने के कारण कई बार दंपति बच्चे को गोद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला किसी को गोद लेती है तो नियम अलग हैं, और अगर पुरुष किसी बच्चे को गोद लेता है तो भी नियम अलग हैं। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की अलग अलग प्रक्रिया हैं। आज इस बारे में तमाम जो जानकारी है वो हम आपको देने वाले हैं, और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। तो ऋषिपाल जी आज आपको जानकारी दे रहे हैं इस विषय के संबंध में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल करें। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। 0120612793 और 012061273938। अगर ऐसे में आपका भी कोई सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, जुलाई 2021 में संसद ने किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। संक्षिप्त में क्या है गोद लेने का नया कानून? देखिए इशू, इससे पहले अगर जब हम कानून से पहले की बात करते हैं तो जब जो संरक्षण होम में जो सरकारी संरक्षण होम जो होता है उसमें जो बच्चे हुआ करते थे, उन बच्चों को जब कोई भी माता पिता गोद देना चाहते थे तो गोद देने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सबसे बड़ी बात थी कि सिविल न्यायालय के अंदर उस प्रक्रिया को उसमें आदेश पारित कराने के लिए आपको आदेश लेना पड़ता था, सिविल न्यायालय के पास जाना पड़ता था और अंतिम आदेश वही दिया करता था। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि हमारे देश के में जो सिविल कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही ओवरबर्डन है, उनमें बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में जो ये वाला जो प्रोसीजर था, ये वाला जो काम था, इसकी वजह से बहुत सारे मामले जो हैं वो लंबित हो जा रहे थे और जो प्रक्रिया है उससे लोग हतोत्साहित हो रही थी। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा एक समाज में कोशिश की जाती है कि जो बच्चे इस तरह से उसमें रिमांड होम में रह रहे हैं या इन केंद्रों में रह रहे हैं, वो दोबारा से अच्छे परिवार में जा सके, अच्छे समाज में मिल सके, उसके लिए उनके गोद लेने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। एक तरफ बढ़ाने की प्रक्रिया, दूसरी तरफ जो कानूनी समस्या है उनकी वजह से उसको देर लग रही थी। तो सबसे पहले जो परिवर्तन किया गया वो ये किया गया कि ये जो कार्यविधि है इसको न्यायिक जो जज से छोड़ के अब जो एसडीएम कंसर्न होता है या जिसको हम डीएम कंसर्न बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखते हैं, ये काम उनको दे दिया गया है। यानी कि वो देखते हैं कि जो जैसे हम किसी भी कोई पेरेंट्स अगर मान लीजिए या कोई सिंगल पेरेंट भी किसी बच्चे को गोद देना चाहता है तो उसकी सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं, शर्तें जो है कानून के हिसाब से, जो हिंदी मेडिक एक्ट है उसके हिसाब से और जो बाकी नियम है उनके हिसाब से वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, या सारे प्रावधानों को पूरा किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। तो अब ये सिविल जज से हटा के और जो एसडीएम के पास भेज दिया गया है जिससे कि प्रक्रिया में तेजी आ सके, लोग अधिक से अधिक बच्चों को गोद लेने के उत्साहित हो सके और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा जो है मतलब लचीलापन आ सके, बहुत ज्यादा प्रक्रिया लंबी ना हो, बहुत डेट्स ना लगे, बहुत ज्यादा समस्या ना हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, ये बड़ा परिवर्तन इस कानून में किया गया। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गोद लेने की प्रक्रिया के कहा जाता है कि 5 चरण होते हैं, तो ये 5 चरण क्या कुछ हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है, वो समझना आपसे चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई कपल इन रिमांड होम से या इन केंद्रों से बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, 2 बातें हैं। एक तो बच्चों को गोद लेना, आप किसी जो आपके जानकार हैं
आप उन जानकार से किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं, इसकी ये प्रक्रिया है। एक हम बात करते हैं पहले जमान होम से, जब हम बच्चों को अगर कोई व्यक्ति गोद देना चाहता है तो उसमें बहुत सारे चरण होते हैं। सबसे पहले तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होता है। वेबसाइट पे जाकर तो दूसरा काम होता है कि आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। रजिस्टर कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, जो आपका पासपोर्ट, जो भी उसमें नियम है उनके सारी जो डिटेल उसमें डालनी होती है, जिससे कि जो व्यक्ति गोद लेना चाहता है बच्चों को उसकी वेरिफिकेशन होती है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की मान लीजिए पत्नी का अगर कोई है तो वो पत्नी, उसके डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट को सबसे पहले अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी होती है उसको चेक करती है। उसको चेक करने के बाद फिर आपके घर में होम विजिट का एक टाइम फिक्स होता है कि आपके घर में होम विजिट कब हो सकती है। आपके घर के हालात देखे जा सकते हैं कि आपके घर के हालात ऐसे हैं जहाँ पर किसी बच्चे को गोद दिया जा सकता है, और बाकी जो आपकी ये सारी प्रक्रियाएं, इन सारी प्रक्रियाओं को होने के बाद जब हो जाता है तो तब उसके बाद जो है एसडीएम कंसर्न या जो और कानूनी प्रक्रिया है, तो ये सारी कई प्रक्रियाओं में होके जो गोद दिया जाने वाली वो होती चरण होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आप किसी बच्चे को गोद दे रहे हैं और वो आपके नोन है, आपके जानकार है, तो ऐसी स्थिति में आप क्योंकि दोनों आप जानकार हैं, आप अपनी सहमति कर सकते हैं। सहमति करने के बाद एक गोदनामा जो है टाइप होता है। टाइप होने के बाद जो आपका जो कंसर्न जो सब रजिस्टर होता है वहां पर जाकर आप अपने गोदनामे को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद ही वो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति गोद दे रहा है, वो सारी उस बच्चे के सारे उसके अधिकार आ जाते हैं और बच्चे को भी सारे अधिकार मिल जाते हैं। इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो शर्तें हैं वो सारी शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है। जी सर, इसको थोड़ा और समझना चाहेंगे आपसे कि हिंदू कानून के तहत वैध गोद लेने की शर्तें क्या कुछ हैं? देखिए, हिंदू जो हमारा पर्सनल लॉ है, जो हमारा हिंदू कानून है, हिंदू कोडिफाइड लॉ है, उसमें कई चीजें हैं इम्पोर्टेंट है जो गोदनामे को कवर करती है। सबसे पहले तो जो अगर कोई भी व्यक्ति, जो पुरुष जो है, अगर किसी भी बच्चे को गोद देना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो लड़की है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की उम्र और जिस बच्ची को गोद देना चाहता है उसकी उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति में अगर कोई महिला गोद देना चाहती है, चाहे वो पुरुष को ले चाहे महिला को ले, वो किसी मतलब लड़के को भी ले सकती है, लड़की को भी ले सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति जो अगर मान लीजिए लेना चाहता है तो वो किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता, केवल वो तभी ले सकता है जब ये प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके अलावा जो अगर कोई मान लीजिए कोई कपल बच्चा गोद लेना चाहता है तो उनके बच्चे खुद जो है वो 3 से ज्यादा या 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा उनके ऑलरेडी उनके पास बच्चे हैं तो वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते, केवल किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ के। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हिंदू कानून ये कहता है, जिससे हम जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू कानून में विवाह एक संस्कार होता है और पति पत्नी का जो आपस संबंध होता है वो कैसे जन्म जमानतर का होता है, कम से कम इस वर्ष की जन्म को पूरा करना होता है। इसीलिए जब भी कोई पुरुष किसी भी पुत्र या पुत्री को दत्तक या मतलब उसको गोद देना चाहता है तो उसको अपनी पत्नी की सहमति जो है वो जरूरी होती है। वो अपनी पत्नी की सहमति ले किसी विशेष कारणों को छोड़कर, जैसे मान लीजिए आपका जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, उसको छोड़कर या कोई और रीजन है, उनको छोड़कर आपको सामान्य रूप से पत्नी से आपको सहमति लेनी होती है, तभी आप ले सकते हैं। ये बहुत सारी शर्तें होती हैं, इन शर्तों को पूरा करें। फिर उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति जो गोद ले रहा है वो किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये सारी बहुत सारी शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरा करते हुए अगर कोई व्यक्ति गोद देता है तभी वो शर्तें ठीक होती हैं और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है सर, जो अभी आपने यहाँ पर चीजें बताई हैं, ज्यादातर आपने इस विषय में बताया कि अगर पुरुष कोई गोद लेता है किसी बच्ची को तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति के बिना पुत्र को गोद ले सकती है? अगर हाँ तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी, और क्या पिता के नाम के बगैर गोद लिया जा सकता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने एक नया कॉन्सेप्ट सुना होगा, सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं। पत्नी के अलावा सिंगल पेरेंटिंग भी एक है। कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर किसी बच्चे को गोद देना चाहती है तो वो भी मतलब अब आज की स्थिति में 2
महिला सामान्य रूप से अगर कोई पत्नी है तो उसको अपने पति से सहमति लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी बच्चे को गोद दिया जाता है तो गोद लेने के बाद क्या होता है, गोद लेने के बाद उस बच्चे के सारे जो अधिकार होते हैं वो सारे के सारे अधिकार पैदा हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप इस सिचुएशन को देखिए, मान लीजिए आप गौर कीजिए कि एक ऐसी स्थिति जिसमें पत्नी अपने पति की सहमति के बिना किसी को गोद ले लेती, किसी बच्चे को गोद ले लेती है और पति जो है उस बच्चे को गोद नहीं लेता, तो ऐसी स्थिति में जो पति की संपत्ति है उस पति की संपत्ति पर उसका उस बच्चे का क्या अधिकार होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जब हम कोई पुत्र या पुत्री गोद ली जाती है तो ना केवल गोद ली जाती है बल्कि उस गोद लेने के बाद उस बच्चे का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके वो सारे अधिकार हो जाते हैं जो कि एक जैविक पुत्र या पुत्री के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी की सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर उनकी सहमति होती है तभी उसके बाद की जो प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं और इसके अलावा राइट्स होते हैं और चीजें होती हैं वो तभी जो है परिवार में आती है। तो इसलिए जरूरी है कि उन दोनों की सहमति हो, जिससे कि वो बच्चा जो है ना केवल उसको गोद लिया जा सके बल्कि ना उसके अधिकार जो उसके बाद के अधिकार है वो अधिकार उसको वैसे ही मिले जैसे कि जैविक पुत्र या पुत्री के होते हैं। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अवयस्क के अभिभावक बच्चे को कब गोद दे सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं अवयस्क की बात करते हैं तो हमारे देश में अवयस्क को बोला जाता है जो 18 वर्ष से कम है। अब अगर 18 वर्ष से कम किसी बच्चे को अभिभावक गोद देना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जिनको गोद देना चाहते हैं उस गोद देने वाले व्यक्ति और वो जो अवयस्क है उनके बीच की जो उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष का उनमें फर्क होना चाहिए। अगर मान लीजिए 15 वर्ष का बच्चा ले रहा है तो वो जो 15 वर्ष में 21 वर्ष जोड़ दीजिए, इतना अंतर होना चाहिए उस मतलब पति पत्नी के अंदर होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा बच्चा है, और दूसरी बात है उनकी संयुक्त उम्र का फर्क भी होता है कि संयुक्त की उम्र है, उम्र कितनी है, क्या वो बच्चे को पाल सकते हैं, पाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 साल से तक का बच्चा, उसमें संयुक्त उम्र 90 वर्ष है, 4 से 8 वाले में 55 है। इस तरीके से ये देखा जाता है कि जो बच्चा गोद दिया जा रहा है, गोद जा रहा है और जिन पेरेंट्स के पास जा रहा है क्या वो भी उसको संभालने की स्थिति में है या नहीं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सोशली भी और कानून के हिसाब से भी देखने होते हैं। और जैसे आप लोगों ने कानून के रूप से आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। आप हमारे देश में कई बार, हमारे देश में क्या हर देशों में कई बार होता है, चाइल्ड एब्यूजिंग की खबरें आती हैं और तरीके से जो स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये दुर्व्यवहार ना हो, इनकी हालांकि संभावना तब भी रहती है, फिर भी इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एज का अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया गया है इस आधार के ऊपर कि कम से कम एज का डिफरेंस रहेगा तो माता पिता और बच्चे का आपस में भावनात्मक। लेकिन कौन कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने का हकदार नहीं है? कौन ऐसा है जो बच्चे को गोद नहीं ले सकता है? वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कानूनी रूप से बच्चे को गोद कौन नहीं ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। वो व्यक्ति गोद नहीं ले सकता है जिसको कानूनी रूप से अधिकार नहीं गोद ले लेगा। कौन कौन से कानूनी अड़चन है, कौन कौन सी शर्तें हैं, जो इन शर्तों को पूरा नहीं करता उनको बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो एज का फैक्टर, कि एज फैक्टर के हिसाब से अगर एज फैक्टर के अंदर अगर आप ऐसा लगता है कि आप एज आपकी क्राइटेरिया को 21 वर्ष का नहीं कर रहा तो वो व्यक्ति गोद नहीं ले सकता, ना उसको गोद दिया जाता। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि अगर जो व्यक्ति गोद लेना चाहता है तो कोई ऐसा असाध्य रोग ना हो जिससे कि वो अपनी देखभाल न कर सके, या कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे कि वो मतलब अपनी देखभाल न कर सके और वो बच्चे को टेक केयर न कर सके। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो पति है तो उसको पत्नी की सहमति की जरूरत है, अगर पत्नी है तो पति की सहमति की जरूरत है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन गोद नहीं दे सकता। इसी के वाइस वर्षा में कि देखिए, जब आप गोद को आप मानिए कि किसी व्यक्ति को जब पूर्ण अधिकार हो गोद देने का वही गोद दे सकता है, जिसको पूर्ण अधिकार नहीं है वो गोद नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि जब मान लीजिए कोई बच्चा आपकी कस्टडी में है, आप उसको टेक केयर रखे कर रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, लेकिन ना तो आप उसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, ना वो बच्चा जो है आपने गोद लिया है, तो ऐसी स्थिति में जो गोद लिया बच्चे को आगे गोद नहीं दिया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, जब उसके
उसका बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, ठीक है, और केवल अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है माता पिता एक्सपायर हो गए हैं और बायोलॉजिकली माता पिता के अलावा कोई और गार्जियन है, उसका नाना है, मामा है, तो वो ऐसी स्थिति में केवल कोर्ट की सहमति से ही गोद दे सकता है। इसके अलावा ऐसे किसी बच्चे को गोद नहीं देना। जी सर, ये भी समझाइए कि क्या अडॉप्शन डीड को चुनौती दी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, जैसे और डीड होती है, जैसे सेल डीड होती है या कोई और एग्रीमेंट होता है, अगर उसके अंदर जो शर्तें हैं उन शर्तों को प्रॉपर रूप से जो कानून में शर्तें दी गई, कानून में बताया गया है, उसको पूरा नहीं किया गया, उन शर्तों में जो है कोई कहीं से वायलेशन किया गया, जैसे एज का फैक्टर है या कोई पति पत्नी की सहमति की बात है या कोई और रीजन है, अगर कानूनी रूप से जो कानूनी शर्तें दी गई हैं उन शर्तों के पालन में कहीं भी वायलेशन पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अडॉप्शन को रद्द कर दिया जा सकता है, अडॉप्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। वो बच्चा भी जो है अडॉप्शन के लिए कर सकता है। इसके अलावा जो और भी कोई व्यक्ति जो है जिसका उससे स्टेट जुड़ा हुआ है, वो इस अडॉप्शन को चैलेंज कर सकता है कि अडॉप्शन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, इसमें जो कानून नियम कानून है उनका पालन नहीं हुआ या उनका कम्प्लीटली वायलेशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो अडॉप्शन डीड होती है वो अडॉप्शन डीड नल एंड वाइड हो जाती है। नल एंड वाइड होने के बाद जब बच्चे की जो पुरानी स्थिति थी उसी स्थिति में बच्चा जो है लौट जाता है। सर, ये भी दर्शकों को समझाएं कि क्या गोद लेने से जाति बदल सकती है? देखिए, अगर किसी बच्चे को 4 वर्ष से कम के बच्चे को अगर मान लीजिए गोद दिया जाता है, तो कानून कोर्ट के बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जो कहते हैं कि जब कोई बच्चा गोद चला जाता है तो वहां जाने के बाद वो सारे उसके अधिकार और सारे उसके कर्तव्य उसी जाति में रहने वाले व्यक्ति के साथ हो जाते हैं। तो गोद लेने के बाद जब गोद चला जाता है तो उसका वो जो बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, तो उसके बाद जो उसकी माता की जाति है उसी जाति में जो माना जाएगा और उसी जाति के हिसाब से उसके जीवन की जो बाकी जो आवश्यकताएं हैं और या बाकी जो उसको सुविधाएं हैं या कुछ और चीजें वो हिसाब से उसको मिलेगी। जी सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि गोद लेना शून्य या अवैध कब हो जाता है, कौन कौन सी वो परिस्थिति होती हैं? देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, शादीशुदा है और कोई व्यक्ति जब गोद ले रहा है तो इस बात को शामिल ही नहीं करता, वो लिखता है कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और मैंने शादी नहीं की, और ऐसे करके वो गोद ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये नियम, जो कानून है, ये नियम है, इसका कम्प्लीटली वायलेशन होता है। तो वो जो मतलब गोदनामा को उसको चैलेंज करती है तो वो चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं 21 साल की उम्र की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने झूठे डॉक्यूमेंट लगा के ये साबित कर दिया कि उसकी उम्र में और दत्तक जो बच्चा है उसकी उम्र में 21 वर्ष का अंतर है, लेकिन वास्तविक रूप से अंतर उसका नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी जो है हम वो गोदनामा शून्य हो सकता है। गोदनामे का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो भी गोदनामे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में अगर वो रजिस्ट्रेशन न हुआ हो तो भी गोदनामे को चैलेंज किया जा सकता है और उसके बाद उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, एज फैक्टर हो गया, दोनों की ज्वाइंट एज फैक्टर हो गया, दोनों का कहने में कोई जो रिलेशनशिप है वो हो गया, कंसेंट हो गया, इन सारी बातों को, या मान लीजिए जिनको जो बच्चा गोद में दिया जा रहा है जो लोग गोद दे रहे हैं, माता पिता दे रहे हैं, किसी की सहमति कभी ली नहीं गई, उसको पता ही चला, किसी महिला को या पुरुष को पता ही चला कि मेरा बच्चा गोद चला गया, तो ऐसी स्थिति में उसको चैलेंज किया जा सकता है। और जब चैलेंज होता है इन सारी कंडीशन से तो वो गोदनामा रद्द हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। बिल्कुल सर, मैं इसी से संबंधित ये एक और प्रश्न मेरा आपसे यहाँ पर कि गोद लेने के आदेश का विरोध कौन कर सकता है और किस आधार पर विरोध किया जा सकता है, इसको भी समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, आदेश का विरोध सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पति पत्नी है, अगर मान लीजिए किसी पति ने अब बच्चे को गोद दे दिया, पत्नी को उसकी जानकारी नहीं है, या मान लीजिए वो बहुत दिनों से जो है जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं और पति या पत्नी सोचते हैं कि मेरा बच्चा दूसरे के पास है और ठीक ठाक उसके पास पल रहा है उसकी, लेकिन उसको जानकारी नहीं, तो जब उसको जानकारी होती है तो ऐसी स्थिति में वो पक्ष जो है वो उसको चैलेंज कर सकता है। या कभी ये पता लगता है किसी को कि भाई इसके अंदर जो एज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लगाए गए थे, करीब जो एफिडेविट दिया गया था वो झूठा है, तो ये सारी कंडीशन होते हैं, इन कंडीशन में कहीं भी वायलेशन होता है या ऐसा रिलेशनशिप होता है, कोई रिलेशनशिप पर गोद नहीं किया जा सकता बच्चा जो है,
तो ऐसी स्थिति में जो है वो गोद नामक कैंसर हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों को इस अहम विषय पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।